हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल सब नू। बहुत दिनों के बाद आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने। क्वाइट बिज़ी था, मैं शेड्यूल बड़ा बिज़ी था, कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। बट बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने कोई वीडियो नहीं डाला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे आप, तो प्लीज़ डालिए। तो आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है, आपके साथ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे से अपना प्रोफाइल डिस्कस करते हैं, तो वो क्या होता है कि पहले उन्होंने डिसाइड कर रखा होता है कि हम इस वे को यूज़ करेंगे, ये ऑप्शन को यूज़ करेंगे अब्रोड जाने के लिए। और प्राइम ऑब्जेक्टिव ये हम सबको पता है कि चाहे हम स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट पे लगा के जा रहे हैं, फिर आगे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको वर्क में, या वर्क परमिट पर ही जा रहे हैं। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने करियर को वहाँ पर स्टैब्लिश करना, वहाँ पर वर्किंग करना, वहाँ से पैसा कमाना और फाइनली पीआर होकर सिटीज़न बनना। सबका मोटिव क्लियर है। बट बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपके साथ जुड़ी हुई, जिसके अकॉर्डिंग आपने ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। राइट। मैंने बहुत क्लाइंट्स देखे हैं जिनके साथ भी बातचीत हो रही है, प्लस काफ़ी सारी कॉल्स आती हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जी हमने ये किया वो किया, और आसपास खबरें सुनने को भी मिलते हैं। कई सारे इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बच्चे ने सोचा कि मैं स्टडी वीज़ा पे कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी वो टारगेट उसने बना रखा था कि वहाँ पर चला गया। पेरेंट्स ने जो भी खर्चा हुआ, उसका ट्यूशन फी, लिविंग एक्सपेंसेस, या जो भी कंसल्टेशन के चार्जेस हैं, इंश्योरेंस है, सब कुछ जो उसने पे करना है उसके स्पॉन्सर ने, वो उसने कहीं से या तो अपनी कोई ज़मीन गहने रख दी, ज़मीन बेच दी, बैंक से लोन लिया, या अपने सगे संबंधियों से, फ्रेंड सर्कल से पैसा उठाया, लोन उठाया, और अपने बच्चे को उसने स्टडी करने भेज दिया। अब उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, अब हमें पता है कि वो जो कैंडिडेट गया है उसने, उसके पेरेंट्स ने 20-25 लाख रुपए टोटल लगा दिए हैं 1 ईयर के लिए, और उस बच्चे का भी माइंड सेट है कि मैंने जाकर जो भी पैसा मेरे पेरेंट्स ने उठाया उसको कवर अप करना है एज सुन एज पॉसिबल। तो वो क्या करता है, वो स्टडी भी नहीं कर पाता, प्रेशर में बहुत होता है, और उसका मतलब मोर देन 80-90% जो केसेस है वो यही चल रहे हैं कि वो स्टडी पर ध्यान दे भी नहीं पाता, क्योंकि सरकमस्टेंसेज ही नहीं अलाउ कर रही उसको काम की प्रेफरेंस पहले लेनी पड़ती है। तो वो क्या करता है, जो उसमें केस आता है कि जो हमने सुना भी है कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने जी रेस्ट्रिक्शंस लगा दी है इंडियंस के ऊपर, पर्टिकुलरली हरियाणा पंजाब के स्टूडेंट्स के ऊपर, कि वो जाकर अपना कोर्स चेंज कर लेते हैं, वो फिर पढ़ते नहीं हैं। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव यहाँ पर काम करके और पीआर होना होता है। तो वो सरकमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं, ठीक है ना। कोई भी हम लोग कोई भी स्टेप लेते हैं ना, हमारी सरकमस्टेंसेस ऐसी हो जाती हैं जो हमारे को मजबूर कर देती हैं कि हम इस तरीके से काम करें, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, कैंडिडेट वहाँ जाता है किसी कोर्स में, यहाँ से अप्लाई करके जाता है, वहाँ जाकर वो अपनी डिग्री या कोर्स प्रोग्राम वो चेंज करता है। वोकेशनल कोर्स के या कोई डिप्लोमा ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसने वो भी देखता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ना ही जाना पड़े इंस्टीट्यूट में क्लासेस अटेंड करने, मैं काम करूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है। बट उस कंडीशन में क्या है, बच्चे का बड़ा नुकसान होता है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखो पीआर अगर लेनी है तो हमें अगर अपनी एजुकेशन जो करने गए हैं वो प्रॉपर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी हमारे पीआर का जो एलिजिबिलिटी का जो स्कोर क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं हो पाता है। सेकंड थिंग, जब अब हमने पीछे भी केसेस सुने कि कनाडा में जो हुआ कि जो 700 स्टूडेंट्स का था कि उनको बाहर कर देंगे, ठीक है ना, डिपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो वो जो न्यूज़ थी वो भी क्या था कि वो भी स्टूडेंट्स ने दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन लिया। तो जब उन्होंने पीआर की जो प्रोग्राम में अप्लाई किया, तो उस टाइम वहाँ की जो सिक्योरिटी सर्विसेज थी, जो भी एजेंसीज थी, उन्होंने जो इनका पीछे का बायोडाटा, पीछे का जो सारा प्रोफाइल जब चेक किया कि ये आए तो स्टूडेंट्स किसी कोर्स को, दूसरे कोर्स को करने थे, बट इन्होंने चेंज किया कोर्स, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया, तो वहाँ से जो स्क्रूटिनाइज करना शुरू कर दिया। तो ऐसा बच्चों के आगे फ्यूचर में भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत समझने वाली चीज़ है कि हम जो डिसाइड करते हैं तो कि हमने बाहर जाना है,
का पैसा कमाने जाना है, पीआर होना है, सिटीजन बनना है, तो हम क्या ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मतलब ये कह दो कि बहुत बड़ा डिसीजन है। एंड बिहाइंड दैट डिसीजन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स यू हैव टू कंसीडर। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में। ये आप वीडियो की स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसमें मैंने एक सेल्फ असेसमेंट के कुछ क्राइटेरिया बनाए कि आप जो कुछ भी डिसाइड करने जा रहे हो तो आपने क्या क्या फैक्टर्स है वो आपने देखने हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है बाहर अब्रॉड जाने के लिए, वहाँ सेटल होने के लिए, काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो वन बाय वन थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं, एक ब्रीफ सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पहला क्या है कि आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखनी है। ठीक है, बहुत सा बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने तो 12th किया हुआ है जी, मैंने 10th किया हुआ है जी, इसके बाद मैं अब क्या करूं जी, मैं स्टडी वीज़ा पे जा सकता हूं, मेरा इतना गैप आ गया है, मेरा इस बोर्ड से मैंने अपनी 12th या 10th की हुई है और मेरे पास बीच में इतना सारा जो गैप है वो कैसे फिल होगा, क्या मैं एलिजिबल हो पाऊंगा क्या नहीं, ये सारे सवाल आते हैं ना। ऐसे ही कैंडिडेट आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने तो मास्टर डिग्री करी हुई है, तो मास्टर डिग्री के बाद क्या मैं डबल मास्टर करने जा सकता हूँ, या कुछ और कोई प्रोग्राम है मैं वो करने जा सकता हूँ क्या नहीं, या मुझे जाना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, तो ये आपने पहले अपनी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है आप उसको कंसीडर करें। आपने वो जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, चाहे आपकी स्कूलिंग है, चाहे आपका ग्रेजुएशन है, चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपने किस यूनिवर्सिटी से, कौन से पासिंग ईयर था, कौन सा साल, आपने कितना ग्रेड परसेंटेज लिया हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर करनी है, ये नोट डाउन कर लो भाई कि आपने ये चीज़ें अपनी कंसीडर करी, अपनी सेल्फ असेसमेंट आपने खुद कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आता है वो आपने देखना है आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। ठीक है, अब कैंडिडेट आते हैं, अब कई मैरिड कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनकी एज क्या है, 30+, 35+ हो चुकी है, कईयों के बच्चे भी हैं, किड्स भी हैं उनके। तो उन्होंने पहले क्वालिफिकेशन देखी, फिर अपनी एज का फैक्टर देखा, जेंडर देखा, मैरिटल स्टेटस देखा, उसके हिसाब से उनको डिसाइड करना है कि उनको क्या पाथ चूज करना है। ठीक है ना, जैसे कि बहुत सारे लोग आजकल क्या करते हैं, मैरिड कपल है तो वो अपनी वाइफ को, मतलब फीमेल को स्टडी वीज़ा के ऊपर भेज देते हैं कि स्पाउस वीज़ा अपना लगाकर चले जाएंगे। नॉर्मली ये जो ऑस्ट्रेलिया के लिए केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सेकंड नंबर पे यूके आ रहा है, थर्ड नंबर पे कनाडा आ रहा है। तो उनका ये मकसद तो सबको क्लियर ही है कि ये करना है, हमने वहाँ जाकर काम करना है और पीआर होना है, सिटीजन बनना है, बट वो पाथ ये चूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने भी ये फैक्टर देखना है कि आप क्या अलाउ कर रहा है आपका। सेकेंड थिंग, जब मैरिटल स्टेटस देखने हैं आप, जैसे मैंने बात करी कि स्पाउस वीज़ा पर जाना है, तो स्पाउस वीज़ा में क्या है, सपोज आपका जो फीमेल है, जो आपकी वाइफ है, वो मास्टर डिग्री करने जा रही है, बट आप अभी 10th पास हो या 12th पास हो, आपका मतलब हस्बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, वो 10th या 12th पास है और उनका इतना बड़ा कोई जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो नहीं है, ना कोई इतनी बहुत अच्छी कोई जॉब है, ना कोई बहुत अच्छा कोई अपना प्रोफेशनल है, कोई अपना कोई बिजनेस है, या फार्मिंग का अगर कोई कर रही है तो इतनी बड़े लेवल की फार्मिंग में नहीं है। तो उनको ये सोचना है, सारा ये फैक्टर अपने नोट डाउन करके सोचना है, इसके ऊपर जिसे कहते हैं ना कि थरोली हमको एनालाइज करना है अपने प्रोफाइल को, ये भी नोट डाउन करके। ठीक है, उसके बाद आती है कि आपके करियर गोल्स हैं क्या। ये मैंने क्यों लिखा पॉइंट, बहुत सारा जो बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी इंडिया में अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी स्टडी करी या कोई उनके बिजनेस है या कोई जॉब कर रहे हैं, अच्छी वो अर्निंग कर रहे हैं। अच्छी अर्निंग मैं इस वे में कह रहा हूँ, जो हमारे इंडिया में अभी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जहाँ पर जीडीपी स्टैंड करती है, जो हमारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको कंसीडर करते हैं हम। अगर इफ़ अ पर्सन इज़ अर्निंग 50 to 60,000 पर मंथ,
और उसकी छोटी फैमिली है, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, एक तो बच्चा है, अगर 60,000 भी अगर वो कमा रहा है और वाइफ भी पढ़ी लिखी है जो थोड़ा बहुत उसके साथ जो लिविंग एक्सपेंसेस को निकालने में थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कर रही है, किसी तरह की अर्निंग कर रही है, तो एज़ पर माई सजेशन कि उनको अपना करियर गोल पहले तो देखना चाहिए कि उनका करियर गोल क्या है, और इंडिया में रहकर अगर वो आने वाले टाइम में 5 to 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो अच्छी अर्निंग कर पाएंगे, जो उनका करियर पाथ चल रहा है और जो उनके करियर गोल्स उन्होंने सेट कर रखे हैं। एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि कोई अगर बैचलर डिग्री होल्डर है, सपोज करो एक बीटेक पर्सन है, 50-60,000 अर्न कर रहा है, उसका करियर गोल क्या है कि मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड बनूँ, टेक्निकल में जाऊँ या आगे मैनेजमेंट में जाऊँ, ठीक है, और वो 5 ईयर्स या 10 ईयर्स में यहाँ पर मेहनत करके, चाहे वो फर्दर कोई स्टडी करता है मैनेजमेंट का, कोई डिप्लोमा करता है ऑनलाइन, या वो बाय द एक्सपीरियंस और कंपनी में कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि उसकी अपग्रेडेशन होती है उसकी प्रोफाइल की, तो उसके हिसाब से अगर वो 1 या 2 लाख 3 लाख मतलब 10 साल में या 5 साल में अगर वो अचीव कर सकता है, तो आई डोंट थिंक कि जो भी प्रेजेंट कंडीशंस हैं उस कंडीशन में उसको बाहर अब्रॉड जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 केसेस मैंने मतलब मेरे नोन टूज हैं, मेरे नेबर ही हैं, तो उनके आगे रिलेटिव का फ्रेंड मैरिड थे, वो हस्बैंड वाइफ, 2 किड्स थे, कनाडा मूव हो गया लड़का, वो लड़का यहाँ पर 1.5 लाख पर मंथ अर्निंग कर रहा था, बहुत अच्छी सैलरी थी, सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था यहाँ पर, बट उसके मतलब जो भी एनालिसिस करी उसने अपने हिसाब से करी होगी, तो वो कनाडा चला गया। कनाडा कैसे गया? अपनी वाइफ का स्टडी वीज़ा लगाया और आफ्टर 6-7 मंथ्स के बाद जब फाइल लगाई उसने अपनी डिपेंडेंट वीज़ा की, स्पाउस वीज़ा की, ओपन वर्क परमिट पर वो चला गया। अब वो चला गया 3-4 महीने के अंदर जब उसने देखा कि वहाँ किस तरह का काम मिल रहा है, ठीक है, कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है, बच्चा उसका 6 to 7 ईयर्स का एक था, एक 3-4 ईयर्स का था, तो उसने जब सारी कैलकुलेशन लगाई 3-4 महीने में, उसको जब सारी कैलकुलेशन लगाई कि मैं 10 साल बाद मैं कहाँ होऊंगा, कनाडा में अगर मैं पीआर भी हो जाऊंगा तो जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं प्लस जो वहाँ का जो लिविंग एक्सपेंसेस का ग्रोथ रेट है, जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पर, तो जो उसकी इनकम है वो कितनी हो पाएगी, उसकी वाइफ भी अगर अर्न करे तो कितना कमा पाएगी, कल को उन्होंने वहाँ सेटल होंगे तो वहाँ पर वो अपना घर लेंगे, ठीक है, या कोई फ्लैट लेंगे या गाड़ी भी रखेंगे कल को, है ना, तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे बच्चों की जो एजुकेशन के भी एक्सपेंसेस हैं, तो ये सारे जब कैलकुलेट करके उसने दिखे तो ही केम बैक टू इंडिया, तो वो वापस आ चुके हैं इंडिया में, क्योंकि वो डिसीजन मतलब अगर मेरे से भी वो कंसल्ट करते तो मैं उनको उसी टाइम मना कर देता। उसकी वाइफ मास्टर डिग्री होल्डर थी और दोबारा एक मास्टर के प्रोग्राम में ही वहाँ पे एडमिशन लिया उन्होंने। आई डोंट थिंक कि उनको कोई ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी वाइफ भी 20 to 25,000 पर मंथ वो भी अर्न कर रही थी किसी प्राइवेट कोई काम करके, और ये बहुत अच्छी कंपनी में लगा हुआ था जिसमें कि 1.5 लाख पर मंथ इतना सैलरी वो कमा रहा था। तो वो वापस आया, वापस आकर अब इंडिया में काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप पहले अपना करियर का गोल सेट करो, उसमें देखो, प्लस जो आपके प्रेजेंट कंडीशन है, अगर आप अर्न कर रहे हैं, एज फैक्टर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो अभी करियर पाथ जो आपने डिसाइड किया हो इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग आप 5 या 10 ईयर्स डाउन द लाइन आप कहाँ पर स्टैंड करोगे, वो सारी कैलकुलेशन आपने करनी है, तभी आप कोई डिसीजन बनाए कि बाहर जाना है, अब्रोड जाना है, ठीक है ना। पहला तो ये है ना, अब्रोड जाना है या नहीं, फिर जाना है तो किस रास्ते को, किस ऑप्शन को चूज करके जाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट को बड़ा गहराई से सोचना है आपने, पूरा समझना है, पूरा वर्किंग करनी है इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है कि करंट वर्किंग स्टेटस क्या है आपका। अगर आप कोई स्कूल के पासिंग करके आप गए हैं, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, बैचलर डिग्री होल्डर हैं, कोई कहीं है कि कोई जॉबलेस है, कोई काम नहीं है, कोई वर्किंग किसी भी तरह की नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग सोच सकते हैं कि यस हमें यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो हम वो अपने करियर के लिए क्या करें।
कि फर्दर कोई स्टडी करें या वर्क वीज़ा पर जाएं या कुछ और ऑप्शन हम यूज़ करें जिससे कि हम अब्रॉड जाएं, ठीक है, और वहाँ से अर्न कर सकें। अगर यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको आपके जो करियर गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चांस मिलने के चांसेस आपको कम लग रहे हैं तो, ठीक है, अंडरस्टूड माय पॉइंट। तो ये आपने अच्छे से सोचना, अपनी असेसमेंट करनी है। उसके बाद आता है कि फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बात होती है, वो कहते हैं कि हमें सर वहाँ भेज दो, हमें ये वाले वीज़ा पे भेज दो। अब वो वाले वीज़ा के ऊपर जब उनको एक्सपेंसेस बताया जाता है कि इतना एक्सपेंसेस लगेगा, और मैं उनसे पूछता हूँ कि वेदर योर स्पॉन्सर इज दैट योर पेरेंट्स आर एबल टू गिव दैट मच मनी, तो वो है क्या नहीं है, या हम प्रेशराइज कर रहे हैं उसको, अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज तो नहीं कर रहे, या हम अपने ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं ले रहे कि हमारा इंडिया में कुछ नहीं बन पा रहा है, हमने इतना एनालाइज भी नहीं किया अपने आप को, हमने अपनी प्रॉपर असेसमेंट भी नहीं करी है, और प्रेजेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने कोई ट्राई भी नहीं करी है यहाँ पर, और हमारी जो फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमें अलाउ नहीं कर रही है, बट हम जानबूझकर अपना प्रेशर में जाना चाह रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप भी परेशान होगे, आप भी फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, और आपके पेरेंट्स भी जाएंगे। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कोई भी ऐसा स्टेप ना लें जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर वाली कंडीशन में ले आए। बहुत सारे लोग, बहुत सारे न्यूज़ सुन रहे हैं हम, जो अब्रॉड यहाँ इंडिया, पाकिस्तान या दूसरी कंट्री से लोग जा रहे हैं, वो बच्चे या कुछ कोई तो स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है, कोई वैसे भी जा रहा है, तो वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में क्यों है? पहली बात तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे वो, उन्होंने ना इतना फंड था पीछे, वो फिर भी बाहर चले गए, चाहे स्टडी वीज़ा पे गए, चाहे टूरिस्ट लगाकर वर्क में कन्वर्ट कराया या डायरेक्ट वर्क पर गए। तो वहाँ पर जाकर क्या हुआ, उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है कईयों को, ठीक है ना वो स्टडी कर पा रहे, ना घर से इतना बैकअप था ऑलरेडी कि वो, और अगर खाली भी बैठेंगे तो उनका पेरेंट्स जो है उनको वो होल्ड कर लेंगे, पीछे बैकअप नहीं था इतना। प्लस जो उन्होंने जब गए थे वो यहाँ से पहले ही इधर उधर से अरेंज कर गए हैं मनी, तो वो पर्सन क्या करेगा, वो डिप्रेशन में ही आएगा, वो खुद भी डिप्रेशन में आएगा और उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में आएंगे। तो फ्रेंड्स, आई अर्ज कि ये डिसीजन लेने से पहले ये इकोनॉमिक कंडीशंस को अच्छे से जज कर लें। आपके पेरेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके दुश्मन नहीं हैं। आप उनके साथ बैठें, खुल के बात करें, और पेरेंट्स से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप जितना प्रेशर ले सकते हो ना, आप उतना प्रेशर अपने बच्चों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, तो उनके साथ बैठकर खुल के बात करें। आप कुछ भी अंधेरे में ना रखें। कई बार हम इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले लेते हैं कि यस हम ये कर देंगे तेरे लिए, बट वो हम इतने एबल नहीं हो पाते, फिर हम फंस जाते हैं, बहुत ऐसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं कि हमें समझ नहीं लग रहा था अब क्या करेंगे। बट एक उम्मीद होती है, ठीक है बच्चों को बाहर भेज देंगे तो वो बहुत सारा कुछ सही कर देगा। बट ये डिपेंड करता है आप जिसको भेज रहे हो बाहर, चाहे आपका बच्चा है, चाहे आपका कोई छोटा भाई बहन है, तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसकी कैपेबिलिटी पहचानी है। आप उसके ऊपर 20, 30, 50 लाख रुपया जो लगा रहे हो, चाहे कहीं से पकड़ कर लगा रहे हो, चाहे आपकी लैंड मॉर्गेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, क्या वो इतना कैपेबल है कि वो 1-2 ईयर्स में सारा कवर अप कर देगा? ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहर जाते हैं लेकिन वो सेट नहीं हो पाते। सेट होने का मतलब यही होता है कि वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे होते, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही खराब थी वो और गड्ढे में चले जाते हैं, फिर वो इधर उधर भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करते। पेरेंट्स यहाँ परेशान होते हैं कि यार ये बच्चा बात ही नहीं कर रहा, क्या हो गया। वो बच्चा तो इस डिप्रेशन में है कि मैं कैसे बात करूँ, ना तो वो इतना कैपेबल है कि उसको वहाँ पे काम नहीं मिल पा रहा है, इतना पैसा अर्न नहीं कर पा रहा है, वो पेरेंट्स से कैसे बात करे। और पेरेंट्स यहाँ परेशान है कि बच्चा बात नहीं कर रहा है, पता नहीं बच्चे को क्या हो गया। तो ऐसी कंडीशन ना आए, आप प्रोफेशनली आप इस चीज़ को समझें, आप खुलकर बात करें। ये आपके करियर का सवाल है, ये आपके करियर की ग्रोथ का सवाल है। पूरी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है,
क्यों 20, 30, 50 लाख रुपया लगाना कोई इजी टास्क नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई बहुत छोटी सी चीज़ है, 10-20 हज़ार रुपये की चीज़ नहीं है, 20, 30, 50 लाख रुपए की चीज़ है। ठीक है। उसके बाद बजट रिक्वायरमेंट्स। बजट रिक्वायरमेंट्स क्या आती हैं? अब जैसे जो पहले वाले जो हमने ऑप्शन देखे, तो नॉर्मली बजट रिक्वायरमेंट अब सबसे पहले कहाँ देखते हैं कि स्टडी वीज़ा पे भेजना है हमने बच्चे को या अपने छोटे भाई बहन को, तो कितना बजट चाहिए। अब बजट आपने अपनी एजुकेशन देखी कि फर्दर आप एजुकेशन क्या करने जाएंगे, जो आपके करियर गोल जो है उस टारगेट के अकॉर्डिंग सेट हो। ठीक है। और उस को करने के लिए आपको कितने बजट की रिक्वायरमेंट है और वो आपके पास बजट बन पाएगा क्या नहीं। ठीक है। आपके पेरेंट्स जो स्पॉन्सर्स हैं वो उसको बेयर कर पाएंगे क्या नहीं उस खर्चे को। क्योंकि क्या होता है कि सपोज 2 इयर्स के प्रोग्राम में हमने स्टडी वीज़ा पर बच्चे को भेजा, तो 1 ईयर का तो हमने कहीं ना कहीं से अरेंज कर लिया, लेकिन जो आगे का जो 2nd ईयर का हमने उनको प्रोफाइल देना है अपना स्पॉन्सर का, कि वो इतना कैपेबल है कि वो इसको एक्सपेंसेस को बेयर कर लेगा, उसको फुलफिल कर देगा। तो उसके पेपर है क्या नहीं है, उसके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, उसके पास आइडियाज़ है, उसके फंड एक्चुअल में भी होगा क्या नहीं, कि क्या वो फंड अरेंज करके ही कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपने असेसमेंट करनी है, अपनी कंडीशंस को देखना है, आपने देखना है। ठीक है। उसके बाद आता है ऑप्शन, आपने क्या देखना है, फैक्टर क्या है, आपके अदर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अब्रोड रह रहे हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आपने जजमेंट इसलिए करनी होती है। कई बार क्या होता है, चाहे हम स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, चाहे टूरिस्ट पे जा रहे हैं, आगे वर्क लेना है या वर्क परमिट पर ही जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे को अगर कोई रिलेटिव या कोई नोन टूस गया हुआ है तो वो हमारी वहाँ जाकर हेल्प कर देगा। यही इंडिया में बैठे बैठे वो नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग आते हैं, मेरे साथ डिस्कशन होता है, वो कहते हैं जी हमारे रिलेटिव गए तो हुए हैं, कोई यूके गया हुआ है, कोई कनाडा गया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया गया हुआ है, बट वो स्पॉन्सरशिप के लिए बात करते हैं, हम इन्विटेशन के लिए मतलब बात करते हैं, तो वो खुल के जवाब नहीं देते। बट फ्रेंड्स, आप उनकी बात का बुरा ना माने। देखो, हम लोग यहाँ इंडिया में बैठे हैं, वो बाहर अब्रोड बैठे हैं, उस कंट्री में पता नहीं कितने पापड़ बेले होंगे उन्होंने, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया होगा, तब जाकर उन्होंने अपने पेपर्स बना के पीआर ली होगी या कोई सिटीजन बने होंगे, तो या अभी उस प्रोसेस में चल रहे होंगे। तो कई होते हैं कि नहीं जी वो हम स्पॉन्सर मंगा लेंगे और वहीं रह जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर मतलब विजिटर वीज़ा पर भेज दो जी, हम स्पॉन्सरशिप हम मंगा लेंगे। तो फिर 4 दिन बाद फ़ोन आता है, नहीं जी वो तो सीधा सा बता नहीं रही हैं। तो मैं फिर उनको यही कहता हूँ कि मैंने कहा कि आप एक बार अब्रोड कदम रखो, आप अपना वीज़ा लगाओ, चाहे एज ए टूरिस्ट लगाओ, आप टूरिस्ट वीज़ा लगाकर आप बाहर उस कंट्री में कदम रखो, तब वो आपकी हेल्प कर देगा, आपको रास्ता दिखा देगा वो। क्योंकि अगर वो अपने पेपर भेजेगा ना इनविटेशन के, उसके साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उसके लगने हैं, उससे क्या होगा कि अगर आप वहीं रह जाते हो, क्योंकि आप तो जा रहे हो एक विजिट करने, कोई एक पर्पज़ ऑफ विजिट है आपका, और उस पर्पज़ के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर डेज मिले हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का, जो भी आपने जो प्रोग्राम बना के दिया है, प्लस आपका 1 टाइम का स्टे है जो वो दिया हुआ है 3 मंथ्स का या 6 मंथ्स का। ठीक है। आप उससे ज़्यादा रहने वाले हो या आप इलीगली काम करते हुए पकड़े गए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर गए तो वहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ वर्क। ठीक है। तो फिर भी आप कर रहे हो और पकड़े गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सब उसको पकड़ा जाएगा जिसने आपको वहाँ पे इनविटेशन लेटर भेजा है, वो खतरे में पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझो। बट आपके ये देखना है कि आपका किस कंट्री में फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स या फैमिली के मेंबर्स वहाँ गए हुए हैं, जो आपके वहाँ पहुँचने पर आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके अकोमोडेशन की, आपके लिविंग का जो भी सिस्टम है उसकी, आपको कोई काम रोज़गार दिलाना है वहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ फैक्टर्स है, मतलब सेट ऑफ फैक्टर्स हैं, ये आपको अपने करियर को इस्टेब्लिश करने के लिए ये फैक्टर्स को कंसीडर करके अपने आप की सेल्फ असेसमेंट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेल्फ असेसमेंट करने के बाद यू कैन कंक्लूड योर सेल्फ कि आपको अब्रोड जाना है तो
क्या ऑप्शन लेकर जाना है। अब ऑप्शन पे बात आती है, आपने असेसमेंट कर लिया। पहला ऑप्शन क्या होता है कि स्टडी वीज़ा पे चले जाओ, कि स्टडी वीज़ा पर जाकर एक तो आपको वर्किंग राइट्स मिल जाएंगे 20, 40 या 30 ईयर्स, जो भी एज़ पर कंट्री का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कि आप काम भी कर पाओगे, प्लस कुछ कैश में भी काम कर लेते हैं वो भी कर पाएंगे, और अपनी स्टडी भी हो जाएगी। स्टडी के साथ साथ अपने हमारे पॉइंट्स भी जुड़ जाएंगे, हमारे पास उतना बजट भी है, हमारे पेरेंट्स हमारे को स्पॉन्सर कर सकते हैं बिना किसी प्रेशर के, ठीक है। और आपका जो करियर गोल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको फर्दर हायर स्टडीज करनी है, और वो स्टडीज के बेसिस पे आपने वहां पर पीआर ले पाओगे। ये सारे फैक्टर्स जब ये सारे अलाउ कर रहे हैं, देन यू शुड चूज स्टडी वीज़ा पाथ टू गो अब्रोड, ठीक है। सेकंड आता है कि टूरिस्ट वीज़ा कौन लगाए और क्यों लगाए। अब कोई पर्सन है जो मैरिड है, फैमिली की उसके ऊपर डिपेंडेंसी है, एक्सपेंसेस सारे उसने बेयर करने हैं, खर्चे निकालने हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स भी हैं, तो वो चाहता है कि मैं टूरिस्ट लगाकर चला जाता हूँ, कि अगर उसका प्रोफाइल सही है तो वो टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर ले। प्रोफाइल सही है, फंड सही है, इनकम टैक्स की रिटर्नें हैं, उसका कंट्री टाइप्स हैं, फैमिली टाइप सही हैं, तो उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। थोड़े खर्चे में वो एज अ टूरिस्ट अब्रोड जा सकता है। और किस कंट्री में जाए, जहाँ पर उसके रिलेटिव, फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं, ताकि वो वहाँ पर जाए तो वो लोग उसकी हेल्प कर सके उसको वर्क दिलाने में, ताकि वो वर्क परमिट के ऊपर अपना वर्किंग वीज़ा लगवा सके, ठीक है। तो ये पर्सन ये चूज कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि वर्क वीज़ा ही लगवा के जाना है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं हमारे पास, वो कहते हैं कि हमारा कोई वहाँ पे कोई नॉन टूज नहीं है, या अगर है तो हमें डाउट है कि वो हमारी इस तरह की हेल्प कर पाएगा कि हमारे को जॉब मिल जाए या कुछ हो जाए। तो दे नीड अ सिक्योर पाथ, सिक्योर पाथ वर्किंग का। सेकंड कैटेगरी क्या आती है, जो कैंडिडेट्स ज़्यादा पढ़े नहीं होते, कोई 10th पास है, 12th पास है, और उनको अपना वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कोई कारपेंटरी का है, मेसन वर्क, टाइल वर्क, किसी के पास फार्मिंग का है, किसी के पास आई वुड से डेयरी फार्मिंग का है, किसी के पास हॉर्टिकल्चर का है, ठीक है। तो इस तरह के जो एक्सपीरियंस होते हैं, कोई वेल्डिंग वाले हैं, है ना, तो वो कहते हैं कि हमें वर्क वीज़ा के ऊपर ही जाना है, हम नहीं जाएंगे पढ़ने, ठीक है। हमने नहीं जाना टूरिस्ट बन के, हमारा कोई नहीं है वहाँ पर जो हमें संभालेगा, हमारा तो वर्क वीज़ा लगवाओ। तो ये बेस्ट ऑप्शन आ जाता है फिर उनके लिए कि वर्क वीज़ा के ऊपर वर्क वीज़ा लगवाओ यहाँ से, और सीधा काम के लिए जाओ। और जब आप काम के लिए जाते हो वर्किंग वीज़ा लगवा कर, तो आप वहाँ पर प्रॉपर टैक्स कटवाते हो। आपका जो पीआर के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है कंट्री टू कंट्री, जो भी उनके रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, वो आप फुलफिल करते हो, तो आप 4-5 साल के अंदर पीआर के लिए रेडी हो जाते हो। आप फाइल सबमिट कराओ, जो भी कंडीशंस हैं उनको पूरा करो, तो आप पीआर हो जाते हो। साथ साथ अर्निंग भी करते हो, आप अपनी फैमिली को चलाते हो, अपने आप को चलाते हो, पेरेंट्स को चलाते हो, प्लस जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जितना यहाँ कर रहे थे उससे कहीं कुछ ज़्यादा ही कमाते हो वहाँ पर, ठीक है। सपोज़ कोई वेल्डिंग का कोई पर्सन है, यहाँ पर 15, 20, 25 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो वो अगर यूरोप कंट्री में भी चला जाता है, शेंगन कंट्री में चला जाता है, तो 60 to 90,000 या अप्रॉक्सीमेट 1.25 लाख तक का उसका मंथली वो निकाल लेता है। उसमें अपना एक्सपेंसेस करके भी अपना वो घर भेज सकता है, 40, 50, 60,000 आराम से भेज जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपने देखना है, आपका कहाँ पर जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो कहाँ पर आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। तो 3 तरह के बेसिकली हैं ये जो पाथ्स हैं जो मोस्टली चलते हैं। इसके अलावा भी पाथ्स हैं, डायरेक्ट जो पीआर होकर जाना है, एक्सप्रेस एंट्रीज लेना है, बिजनेस वीज़ा,
मतलब बिजनेस सेटअप करने का कोई प्लान बनाकर वहाँ पर जाना है अपने, तो वो भी पाथ्स हैं, वो एक अलग कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर वो कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ाज हैं। स्किल्ड वर्कर वीज़ा में क्या होता है, आपकी बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है एंड यू आर डूइंग अ वेल रेप्यूटेड जॉब हियर इन इंडिया and you are earning handsome amount of money. You are I can say you are a good asset for your country in which you are currently working, and you have handsome experience up to 10 years or 15 years. तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जाइए, जहाँ पे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा लगवाइए, जो भी कंट्री का आप टारगेट कर रहे हैं, जो आपके करियर गोल्स के अचीवमेंट में आपको हेल्पफुल होगा, तो वहाँ पर आप लगाइए, ठीक है ना। तो ये सारी जो बेसिक जो मैंने निकाला, जो मेरी जितना मेरा ब्रेन है उसको चूज़ करके, कि तो बेसिक जो 7 स्टेप्स जो निकाले, जो 7 फैक्टर्स जो निकाले कि जो आपको कंसीडर करने चाहिए प्रायर यू मेक एनी डिसीजन टू गो अब्रोड and which path, which option you should opt to go abroad. ये डिसीजन मेकिंग में बड़ी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो सबको पसंद आई होगी। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था उसका मोटिव क्लियर हुआ होगा। अगर आप ये 7 जो फैक्टर्स मैंने बताए हैं इसको लेकर अपनी असेसमेंट करके कुछ भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, आप मेरे से कोई भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं देता हूँ, कोई चार्जेस नहीं है इसके लिए। आप मेरे ऑफिस आइए या मेरे पास टेलीफोन पे बात कीजिए 10 to 6 PM, 10 AM to 6 PM। और अगर उससे ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप मेरे पर जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं ना, इस पर एक व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, तो जैसे मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा या आपको टाइम स्लॉट देकर आपसे बात कर लूँगा। तो जो भी आपके करियर के लिए बेस्ट हो सकता है, मैं उसमें पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो ऑप्शन दें, आपको वो गाइडेंस दें, जिससे कि आपका करियर अच्छा बने। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें कि एक तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ भी कर देता हूं। एक हमने MBBS का स्टडी वीज़ा का भी हमने ऐड ऑन किया है रिसेंटली। वी हैव बिकम चैनल पार्टनर्स ऑफ सम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एशिया एंड यूरोप कंट्रीज़। तो एशिया में हम 4 कंट्रीज़ का कर रहे हैं हम MBBS का प्रोग्राम, और यूरोप में हम 3 कंट्रीज़ के लिए कर रहे हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा। जो भी पेरेंट्स या जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स अभी 12th पास आउट हुए हैं, नीट का एग्ज़ाम दिया है, रिजल्ट अवेटेड है, कीज़ आ गई, आने वाली हैं या आ गई होंगी, तो उससे पता चल जाएगा कि कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। या जिन्होंने पीछे 1-2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया बट अच्छा स्कोर नहीं आ रहा और उनका जो गैप पीरियड बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन दे सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस में। क्योंकि एक तो होता है कि आपने MBBS करनी है कि बहुत हाईली रिपीटेड डेवलप कंट्री में जाकर, कि जहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बट अगर आप ये चाहते हैं कि कम एक्सपेंसेस में आपको अच्छी एजुकेशन MBBS की मिले और जो कि हमारे इंडिया में भी वैलिड हो, इंडिया के जो NMC के नॉर्म्स हैं वो सारे फॉलो करें, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, जो कि MBBS के ऊपर बनाएंगा मैं, राइट। तो ये जो अभी जो वीडियो चल रही है कि कौन सा ऑप्शन आपने चूज़ करना है, क्या क्राइटेरिया है, तो इसको आप समझें। आई होप कि मेरा जो टारगेट था इस वीडियो को बनाने का वो पूरा हो, आपको बहुत हेल्प करे ये वीडियो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, थैंक यू।